हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मैं रविंद्र यादव आप सबका डागर कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो चलिए भाई, एक बार जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं फटाफट लाइव जुड़िए, अपनी प्रेजेंट लगवाइए कि हाँ सर मैं क्लास के अंदर प्रेजेंट हो चुका हूं, ताकि फिर हम अपने आज के इस सेशन की शुरुआत करें। और आप सबको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो बेटा गुलाम वंश के बारे में चल रहा था। दिल्ली सल्तनत का बेसिकली हमारा टॉपिक चल रहा था। और दिल्ली सल्तनत के अंदर हमने फर्स्ट डायनेस्टी या पहले वंश के बारे में चर्चा शुरू की थी। और ये जो हमारा पहला जो वंश होगा ये आपका होगा कौन सा? गुलाम वंश। तो हमने जो चर्चाएं शुरू की थी वो गुलाम वंश से चर्चाएं शुरू कर दी थी। और इसी के साथ साथ कुछ बातें मैं आपको बता चुका था, जिसमें दो शासक मैं आपको कंप्लीट करा चुका था। जिसमें पहला शासक जो आपका था, तो पहला शासक बेटा आपका था कुतुबुद्दीन ऐबक। और दूसरा जो शासक हमने पढ़ा था इसी का बेटा था, जिसका नाम था आराम शाह। और फिर हमने उसके बाद ये देखा था कि सर आराम शाह की मृत्यु के बाद किस प्रकार से अगला जो शासक बना था, आराम शाह की कैसे हत्या करके अगला जो सुल्तान था, अगला जो शासक था वो इल्तुतमिश बना था। तो हमारी बेसिकली जो चर्चाएं चल रही थी वो बीच के अंदर चर्चाएं चल रही थी। और वो जो चर्चा थी वो कहां पर चली हुई थी? तो बेटा हमारी चर्चा चल रही थी कहां पर? इल्तुतमिश के बारे में। तो चलिए आज हम उसी पॉइंट को आगे बढ़ा देते हैं। एक बार हम पीछे की तरफ देख लेते हैं कि पीछे हमारा कहां तक हो चुका था लास्ट। और फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे, आगे चर्चा करेंगे, यानी कि अगले पॉइंटों की तरफ हम चर्चा करेंगे। देखिए भाई, लास्ट हमारा जो चल रहा था, तो लास्ट बात मैं आपको बता चुका था कि 1221 के अंदर मंगोलों का भारत में आक्रमण हुआ था। और ये मंगोलों का भारत में पहला आक्रमण था। और इस आक्रमण को करने के लिए कौन आया था? तो चंगेज खान भारत के अंदर आया था। पूरा का पूरा जो स्टोरी थी वो स्टोरी डेवलप मैंने आपके सामने कर दी थी। पूरी की पूरी स्टोरी को मैंने आपके सामने बता दिया था कि चंगेज खान का भारत में आने का उद्देश्य क्या था। तो उसके बारे में हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके थे। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ चर्चा करेंगे। यानी कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है, तो बेटा टॉपिक चल रहा है इल्तुतमिश। और सर अगर हम इल्तुतमिश की बात करें तो बेटा इल्तुतमिश का जो शासनकाल था, तो मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर बता चुका था कि इल्तुतमिश का जो शासनकाल था ये 1211 से लेकर 1236 तक था। कुछ युद्ध के बारे में हम चर्चाएं कर चुके थे कि कौन कौन सा युद्ध लड़ा गया था, तो उसके बारे में हम देख चुके थे। अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के जो मुख्य कार्य हुआ करते थे। इल्तुतमिश के मुख्य कार्य क्या क्या हुआ करते थे, इल्तुतमिश के द्वारा कौन कौन सी मॉन्यूमेंट्स या कौन कौन सी इमारत बनवाई गई थी, इसके बारे में अब हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो चलिए भाई समझना, इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य, इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य। बेटा प्रमुख कार्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आप ये समझना, सर इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली सल्तनत में नई मुद्रा चलाई गई थी। और सर दो नई मुद्रा जो चलाई गई थी तो कौन कौन सी हुआ करती थी? एक आप बताएंगे टका, या इसको हम बोलते थे टंका के नाम से। वहीं अगर हम बात करें सर, तो एक करेंसी या एक मुद्रा इसने चलाई थी जिसका नाम था जीतल। बेटा ध्यान से समझना, टका या टंका नाम की जो करेंसी जो मुद्रा हुआ करती थी, तो ये आपकी किस धातु की हुआ करती थी? चांदी की, सिल्वर की। वहीं अगर हम बात करें जीतल के बारे में, तो सर जीतल नाम की जो मुद्रा हुआ करती थी तो ये किस धातु की बनी हुई थी? तो इसके बारे में भी आप बताएंगे कि जीतल नाम की जो मुद्रा हुआ करती थी ये किस धातु की बनी हुई थी? तो आपका आंसर क्या होगा? तांबे की। बेटा ये आपकी कॉपर की यानी कि तांबे की हुआ करती थी। टका या टंका जो हुआ करती थी तो ये आपकी किसकी बनी हुई थी? चांदी की। उसके बाद अब हम बात करें इल्तुतमिश के बारे में, तो सर इल्तुतमिश के प्रमुख कार्य की अगर हम चर्चा करें तो इसके द्वारा एक संगठन बनाया गया था, जिस संगठन का नाम था तुर्कान ए चैलगानी। इल्तुतमिश के द्वारा एक संगठन की स्थापना की गई थी जिस संगठन का नाम था तुर्कान ए चैलगानी। अच्छा, तुर्कान ए चैलगानी क्या था? तो पहले तो आप ये समझना कि ये सर एक संगठन था। अच्छा किसका संगठन था? तो बेटा बेसिकली जो तुर्कान ए चैलगानी नाम का जो संगठन हुआ करता था, इल्तुतमिश के द्वारा जो तुर्कान ए चैलगानी नाम का जो संगठन बनाया था, तो इस संगठन में था क्या? इल्तुतमिश के बहुत सारे गुलाम हुआ करते थे और उन गुलामों में से इल्तुतमिश के जो सबसे विश्वसनीय गुलाम हुआ करते थे, जिन पर इल्तुतमिश सबसे ज्यादा भरोसा किया करता था, तो वो
यानी कि उन गुलामों का एक संगठन बनाया। और इस तुर्कान ए चैलगानी के नाम का जो संगठन था, इसके अंदर कितने गुलामों को शामिल किया गया था? 40 गुलामों को इसमें शामिल किया गया था। इसलिए ये जो तुर्कान ए चैलगानी नाम का संगठन जो होगा, तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है? आपका आंसर क्या रहेगा सर? इसको जाना जाता है दल चालीसा के नाम से। तुर्कान ए चैलगानी नाम का जो संगठन होगा, तो बेसिकली ये 40 गुलामों का दल हुआ करता था। और इसी तुर्कान ए चैलगानी नाम के संगठन को दल चालीसा के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात समझ में आई? यहां तक की बातें सबको क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ेंगे और अगले पॉइंट की तरफ चर्चा करेंगे। आगे क्या क्या हमारी बातें होंगी उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे, या इल्तुतमिश ने आगे क्या क्या कार्य किया उनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। दो बातें मैंने आपको बताई कि सर एक तो इसके द्वारा नई मुद्रा चलाई गई। जो नई मुद्रा हुआ करती थी वो टका या टंका के नाम से, जो टका या टंका नाम की जो मुद्रा थी ये चांदी की बनी हुई थी। वहीं अगर हम बात करें जीतल, तो जीतल बनी हुई थी तांबे की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर इसने एक संगठन बनाया था, जो इसके बहुत सारे गुलाम हुआ करते थे, उन्हीं में से इसके जो सबसे विश्वसनीय 40 गुलाम हुआ करते थे उनके लिए एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम था तुर्कान ए चैलगानी के नाम से। और ये जो तुर्कान ए चैलगानी नाम का जो संगठन हुआ करता था, इसी को कहा जाता था दल चालीसा के नाम से। इसी को जाना जाता था बेटा दल चालीसा के नाम से। चलिए तो अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट, अगले पेज की तरफ चर्चा करते हैं भाई। सर इसी इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश ने और क्या काम किया था? बेटा इसी के द्वारा एक प्रथा चलाई गई थी, जिस प्रथा का नाम था इक्ता प्रथा। या फिर अगर हम बात करें तो इसी के द्वारा एक प्रथा की शुरुआत की गई, जिस प्रथा का नाम होगा इक्तेदार प्रथा। या फिर अगर हम बात करें तो इसने एक प्रथा की शुरुआत की थी, जिस प्रथा का नाम क्या होगा? इक्तेदारी प्रथा। इक्ता प्रथा, इक्तेदार प्रथा और इक्तेदारी प्रथा, तो इन प्रथाओं की जो शुरुआत की गई थी, ये जो सिस्टम या ये जो प्रथा जो चलाई थी, तो ये प्रथा किसके द्वारा चलाई गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई। बेटा युद्ध के दौरान जो लूटी हुई जो प्रांत हुआ करती थी, तो लूटी हुई प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? इक्ता के नाम से जाना जाता था। इस इक्ते का जो हेड हुआ करता था, इस प्रांत का जो मुखिया हुआ करता था, उसको जाना जाता था इक्तेदार के नाम से। और बेटा यही इक्तेदार इस इक्ते से, यानी कि ये जो इक्तेदार इस प्रांत का जो मुखिया हुआ, प्रांत का जो मुखिया हुआ करता था, जो इस प्रांत से रेवेन्यू जनरेट करने का या टैक्स वसूलने का जो काम करेगा, तो वो प्रथा आपकी कहलाती थी इक्तेदारी प्रथा। तो ध्यान रखेंगे, चाहे आपसे क्वेश्चन करे इक्ता प्रथा, चाहे आपसे क्वेश्चन करे इक्तेदारी प्रथा, चाहे फिर आपसे क्वेश्चन करे इक्तेदार प्रथा, तो इनकी जो शुरुआत की गई थी, तो ये शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बेटा नेक्स्ट अगर हम बात करें सर 1229 के अंदर, 1229 में इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का, इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया। निर्माण कार्य पूरा करवाया। मैंने आपको बताया था भाई कि इस कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य पूरा जो करवाया गया था, तो निर्माण कार्य पूरा करवाया, निर्माण कार्य जो शुरू करवाया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और इस कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को जो पूरा करवाएगा, तो उस सुल्तान का नाम क्या होगा? तो उस सुल्तान का नाम होगा इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश ने जो निर्माण कार्य जो पूरा करवाया था, तो ये आपका कब करवाया था? 1229 के अंदर निर्माण कार्य को क्या करवा दिया था? पूरा। अब नेक्स्ट हम चर्चा करें, नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट की अब हम चर्चा करेंगे। बेटा नेक्स्ट एक बार क्या होगा कि 1232 के अंदर ये जो इल्तुतमिश हुआ करता था, जो इल्तुतमिश हुआ करता था, तो इल्तुतमिश की अगर हम चर्चा करें, सर इल्तुतमिश एक बार अभियान पर गया था। कौन से अभियान पर? कालिंजर अभियान पर। ध्यान से समझना इस बात को कि 1232 के अंदर इल्तुतमिश गया था कालिंजर अभियान। और बेटा 1232 में जब ये कालिंजर अभियान पर जब गया था, तो कालिंजर अभियान के दौरान इल्तुतमिश की हार होती दिखाई दी। लेकिन सर
इल्तुतमिश के 4 बेटे हुआ करते थे और इल्तुतमिश की 1 बेटी हुआ करती थी। इल्तुतमिश के जो बेटे हुआ करते थे, बेटे में से इल्तुतमिश का किसी ने भी साथ नहीं दिया। अब इल्तुतमिश की जो बेटी हुआ करती थी जिसका नाम था रजिया बेगम, रजिया बेगम ने अपने पिता का क्या दिया, साथ दिया। और रजिया बेगम ने जब अपने पिता का साथ दिया, रजिया बेगम ने जब अपने पिता का साथ दिया तो उसके पश्चात इल्तुतमिश के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी, इल्तुतमिश के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि मेरी मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत का अगला जो सुल्तान बनेगा वो मेरे बेटे में से नहीं, वो मेरी बेटी बनेगी। और बेटी का जो नाम होगा तो बेटी का नाम क्या होगा, रजिया बेगम। लेकिन दोस्तों फाइनली अगर हम बात करें इसके बारे में कि सर 1236 के अंदर इल्तुतमिश जो हुआ करता था, 1236 में सर इल्तुतमिश जो था तो इल्तुतमिश की क्या हो गई, मृत्यु। और जब 1236 के अंदर जब इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई तो उसके पश्चात नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज पर समझना, 1236 में इल्तुतमिश की जब मृत्यु होगी तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश का एक बेटा हुआ करता था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज। धोखे से दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अगला जो सुल्तान बनेगा वो रजिया बेगम नहीं, रजिया बेगम का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम क्या था, रुकनुद्दीन फिरोज। और धोखे से इसकी जो गद्दी पर यानी कि अगला जो सुल्तान बनेगा तो वो कौन बनेगा, रुकनुद्दीन फिरोज। लेकिन ध्यान रखेंगे बेटा इल्तुतमिश के बारे में ही कुछ बातें आप देखना। सर इल्तुतमिश का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, तो इल्तुतमिश का जो मकबरा आपका रहेगा तो ये आपका रहेगा कहां पर, दिल्ली के अंदर। और अब हम अगले सुल्तान की चर्चा करेंगे, अगले शासक की चर्चा करेंगे जिस व्यक्ति का नाम क्या होगा, रुकनुद्दीन फिरोज। तो ध्यान से समझना बेटा, रुकनुद्दीन फिरोज जो शासक बनेगा तो ये कुछ ही महीने का मेहमान था। 1236 के अंदर इसने रूल किया था। चलिए भाई, रुकनुद्दीन जो फिरोज था तो रुकनुद्दीन फिरोज ने कुछ ही समय तक बेटा शासन किया था। और रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में अगर हम बात करें, रुकनुद्दीन फिरोज के बारे में अगर हम बात करें तो रुकनुद्दीन फिरोज ने कुछ ही समय तक क्या किया था, शासन किया था। जैसे ये रुकनुद्दीन फिरोज जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर जब बैठा तो एक्चुअलिटी के अंदर इसकी जो मदर हुआ करती थी, इसकी जो माता हुआ करती थी, इसकी माता का सहयोग मिल गया था रुकनुद्दीन फिरोज को। और इसकी अपनी माता की मदद से, अपनी मम्मी की मदद से ये दिल्ली सल्तनत की या गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा था। अब उसके बाद जो घटना घटेगी तो रजिया बेगम को जब इस बात का पता चला कि भाई मेरे पिता ने तो ये घोषणा की थी कि मेरी मृत्यु के पश्चात गुलाम वंश का अगला जो सुल्तान बनाया जाएगा वो मेरी बेटी को बनाया जाएगा, और यहाँ पर जो है वो रुकनुद्दीन जो फिरोज था तो रुकनुद्दीन फिरोज गुलाम वंश की गद्दी पर बैठ गया। जब रजिया बेगम को जब इस बात का पता चला तो रजिया बेगम क्या करेगी, रजिया बेगम ने क्या किया, रजिया बेगम जो बेटा कुव्वतुल इस्लाम जो मस्जिद हुआ करती थी उसी के सामने लाल रंग के वस्त्र धारण करेगी। और इसने दिल्ली की जनता से न्याय मांगा, इसने दिल्ली की जनता से कहा कि आप दिल्ली की जनता आप न्याय कीजिए। मेरे पिता ने ये अनाउंसमेंट की थी, मेरे पिता ने ये घोषणा की थी कि मेरी मृत्यु के पश्चात दिल्ली सल्तनत में इस गुलाम वंश के अंदर अगला जो शासक बनाया जाएगा वो मेरा बेटा नहीं मेरी बेटी को बनाया जाएगा, यानी कि रजिया बेगम को बनाया जाएगा। लेकिन धोखे से जो गद्दी पर बैठ गया वो रुकनुद्दीन फिरोज बैठ गया। और जब इसी दौरान जब इसने दिल्ली की जनता से जब न्याय मांगा तो दिल्ली की जनता का साथ मिलेगा किसको, रजिया बेगम को। और बेटा इसी के साथ साथ जो दल चालीसा के जो 40 लोग हुआ करते थे उन दल चालीसा के 40 लोगों का भी साथ जो मिलेगा वो भी किसको मिलेगा, रजिया बेगम को। और वहीं अगर हम बात करें तो सर इस रजिया बेगम का एक भाई हुआ करता था जिसका नाम था बैराम शाह, इसके भाई बैराम शाह का भी साथ किसको मिलेगा, रजिया बेगम को। जब ये घटना घटी, जब ये साथ मिला तो अब आप इस बात को ध्यान से समझना,
दिल्ली की जो जनता हुआ करती थी, दिल्ली की जनता का साथ मिलेगा रजिया बेगम को, और उसी दौरान दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन फिरोज की लगा दी पार्किंग। इसकी क्या होगी? हत्या, यानी कि इसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद 1236 के अंदर अगली जो सुल्तान बनेगी तो वो आपकी कौन बनेगी? तो उसका नाम होगा रजिया सुल्तान। अब बेटा इस बात को ध्यान से समझना, रजिया सुल्तान जो रूल करेगी तो ये कब से कब तक रूल करेगी? 1236 से लेकर 1240 तक। रजिया सुल्तान, रजिया बेगम जो शासन करेगी तो वो कब से कब तक शासन करेगी? 1236 से लेकर 1240 तक क्या करेगी? शासन करेगी। 1240 तक रूल करेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके बारे में समझना, रजिया सुल्तान के बारे में एक एक बात मैं आपको बताता चलूंगा। देखिए भाई, अगर हम बात करें रजिया सुल्तान के बारे में, चलो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर बता रहा हूं रजिया सुल्तान के बारे में। नेक्स्ट पेज पर समझना रजिया सुल्तान के बारे में। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। सबसे पहली अगर हम बात करें बेटा, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, भारत की जो सबसे पहली जो मुस्लिम महिला, फर्स्ट फीमेल मुस्लिम फीमेल रूलर इन इंडिया, तो वो आपकी कौन बनेगी? रजिया सुल्तान बनेगी, जो 1236 के अंदर रूल करेगी। 1236 के अंदर गुलाम वंश की गद्दी पर बैठी थी और 1236 से लेकर 1240 तक ये गुलाम वंश की गद्दी पर बैठेगी। अच्छा, अब अगर हम बात करें सर रजिया सुल्तान के प्रमुख कार्य की, अगर हम बात करें या प्रशासनिक कार्य की अगर हम बात करें, तो बेटा रजिया सुल्तान के दरबार के अंदर जो दल चालीसा के जो 40 लोग हुआ करते थे, उन्हीं में से रजिया सुल्तान का एक गुलाम हुआ करता था, जिस गुलाम का नाम था ऐतगीन। और बेटा ये जो ऐतगीन नाम का जो गुलाम था, तो इसको इख्तेदार अपॉइंट किया, इसको सर इख्तेदार नियुक्त किया। और इसको इख्तेदार नियुक्त किया जाएगा कहाँ कहाँ? तो बेटा एक जगह होगी यूपी के अंदर, जिस जगह का नाम क्या होगा? बदायूं। और बदायूं आपका कहां पर रहेगा? यूपी। वहीं अगर हम बात करें सर रजिया सुल्तान के द्वारा, रजिया सुल्तान के द्वारा एक दूसरा जो 40 गुलाम हुआ करते थे, उसी में से एक गुलाम हुआ करता था जिस व्यक्ति का नाम था अल्तुनिया। और बेटा अल्तुनिया को इख्तेदार अपॉइंट किया गया, अल्तुनिया को इख्तेदार नियुक्त किया गया। और इसको इख्तेदार नियुक्त किया गया किस स्थान का? तो बेटा एक जगह होगी, जिस जगह का नाम क्या होगा? पंजाब का बठिंडा। यानी कि ये जो आपकी जो जगह रहेगी, तो ये आपकी जगह कहां पर रहेगी? पंजाब के अंदर। तो इसके प्रमुख कार्य की अगर हम बात करें या प्रशासनिक कार्यों की अगर हम बात करें, तो प्रशासनिक कार्यों के अंदर इसने दो जो गुलाम हुआ करते थे या दो इख्तेदार इसने बनाए थे, जिसमें से एक इख्तेदार का नाम होगा ऐतगिन। ऐतगिन को जो इख्तेदार बनाया गया था, तो वो इख्तेदार बनाया गया बदायूं का। वहीं अगर हम बात करें बेटा अल्तुनिया जो हुआ करता था, तो अल्तुनिया को इख्तेदार अपॉइंट किया गया था, इख्तेदार नियुक्त किया गया किस जगह का? पंजाब के बठिंडा का इसको इख्तेदार नियुक्त किया गया था। अब हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट की सर रजिया सुल्तान हुआ करती थी, तो रजिया सुल्तान के और जो महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ करते थे उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट देखना कि सर इसके अलावा इसके और महत्वपूर्ण जो कार्य हुआ करते थे, तो महत्वपूर्ण कार्य क्या हुआ करते थे? ध्यान से समझना भाई। सर रजिया सुल्तान बेसिकली उस समय पर क्या था कि महिलाएं जो हुआ करती थी, तो महिलाओं को पर्दा प्रथा के अंदर रहना पड़ता था। लेकिन जब ये रजिया सुल्तान जब ये इस वंश की गद्दी पर बैठी, तो इसने पर्दा प्रथा को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यानी कि जो खुले मुंह ये दरबार के अंदर जाया करती थी और खुले मुंह ये फैसला सुनाया करती थी। जो पर्दा करना होता था महिलाओं को, तो उस पर्दा प्रथा को इन्होंने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो एक तो अगर हम इसके प्रमुख कार्य की अगर हम बात करें, तो बेटा इसने पर्दा प्रथा का समाप्त किया, पर्दा प्रथा को समाप्त किया।
वहीं अगर हम बात करें सर इसके बारे में नेक्स्ट, तो बेटा इसने एक प्रथा चलाई जिस प्रथा का नाम होगा चोगा व कुला प्रथा। इसी के द्वारा एक प्रथा की शुरुआत की गई, चोगा व कुला प्रथा की क्या की गई थी शुरुआत, चोगा व कुला प्रथा की शुरुआत। चोगा व कुला प्रथा थी क्या, तो अब इस बात को आप ध्यान से समझना बेटा। चोगा व कुला प्रथा का अर्थ हुआ करता था, यानी कि बेसिकली ये पुरुषों की वेशभूषा दरबार के अंदर पहनकर जाती थी, यानी कि इसको हम बोलते थे कैप एंड ब्लेजर सिस्टम। भाई सिर के ऊपर टोपी और इसी के साथ साथ ब्लेजर ये डालकर जाती थी, तो वो प्रथा आपकी कौन सी कहलाती थी, उसको हम बोलते थे चोगा व कुला प्रथा के नाम से। तो इतनी बातें आप सभी विद्यार्थियों को यहां तक सारी बातें समझ में आई क्या। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। प्रमुख कार्य की अगर हम बात करें तो सर इसने ऐतगीन को इख्तिदार नियुक्त किया बदायूं का, अल्तुनिया को इख्तिदार नियुक्त किया पंजाब के बठिंडा का, वहीं पर्दा प्रथा को इसने समाप्त किया और चोगा व कुला प्रथा की इसने क्या की थी शुरुआत की थी। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आगे क्या क्या इसके बारे में कार्य होगी। देखो भाई, रजिया सुल्तान की पहले प्रमुख गलती के बारे में हम चर्चा करते हैं कि सर इसकी जीवन के अंदर इसकी प्रमुख गलती क्या थी। बेसिकली अगर हम बात करें रजिया सुल्तान के बारे में अगर हम बात करें तो रजिया सुल्तान जो हुआ करती थी इसकी प्रमुख गलती क्या थी सर, इसके दरबार के अंदर एक व्यक्ति रहा करता था जिस व्यक्ति का नाम था याकूत खान। और बेटा याकूत खान को इसने एक पद पर बैठाया था जिस पद का नाम था अमीर ए आखुर। इसी के द्वारा इसको एक पद पर बैठाया गया, यानी कि अमीर ए आखुर नाम का ये जो पद हुआ करता था, इस पद पर नियुक्त किया गया किसको, याकूत खान को। बेसिकली ये जो याकूत खान हुआ करता था, तो याकूत खान सर एक निम्न वर्ग से बिलोंग किया करता था। और रजिया जो सुल्तान है, तो रजिया जो बेगम है वो इस समय पर सुल्तान की गद्दी पर बैठी है। तो इसकी प्रमुख गलती समझना, रजिया जो सुल्तान हुआ करती थी, रजिया सुल्तान बेसिकली याकूत खान के प्रेम प्रसंग के अंदर पड़ गई थी। इन दोनों का अफेयर चल गया था, और जब दोनों का अफेयर चला तो उसके बाद रजिया सुल्तान ने याकूत खान को अपने दरबार के अंदर एक पद पर बैठाया जिस पद का नाम था अमीर आकुर। और अमीर आकुर का मतलब हुआ करता था कि जो घोड़े की असवशाला जो हुआ करती थी उसका जो प्रधान हुआ करता था, उसका जो मुखिया हुआ करता था, वो आपका क्या कहलाता था, अमीर आकुर कहलाता था। तो कहने का अर्थ ये होगा कि एक बड़ा पद हुआ करता था, और एक बड़े पद के ऊपर जब एक निम्न वर्ग के व्यक्ति को जब बैठाया गया तो इससे समाज के अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी फैली, नकारात्मक सोच गई, या रजिया सुल्तान के खिलाफ लोग हो गए। और इसी के साथ बेटा पहले ये जो याकूत खान हुआ करता था, बेसिकली ये इल्तुतमिश के दरबार के अंदर रहा करता था। इसका जो कार्य हुआ करता था वो कार्य था इल्तुतमिश के घोड़े को नहलाना दुलाना। इल्तुतमिश के घोड़े को नहलाने दुलाने का कार्य इसका हुआ करता था। और इल्तुतमिश जब कहीं पर भी जाता था तो ये इल्तुतमिश के पैरों को अपने हाथों के ऊपर रखकर और उसको घोड़े पर बैठाने का क्या करता था, कार्य। ये कार्य याकूत खान का था। लेकिन बाद में जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उसके बाद ये याकूत खान रजिया सुल्तान के दरबार के अंदर आ गया, और यही इसकी सबसे बड़ी गलती थी। रजिया सुल्तान का जो इसके साथ जो अफेयर चला, जो प्रेम प्रसंग चला, ये रजिया सुल्तान की सबसे बड़ी गलती थी। और इसी के साथ साथ रजिया सुल्तान ने इसको किस पद पर बैठा दिया था, अमीर ए आखुर के पद पर बैठा दिया। अब दोस्तों जैसे ही यानी कि जब इसको याकूत खान से एक तरीके से प्रेम प्रसंग करना महंगा पड़ गया, और इसी वजह से या इसी कारण की वजह से अगर हम बात करें सर, इसी वजह से जो अल्तुनिया नाम का जो इख्तिदार हुआ करता था, और हमने पढ़ा था ये इख्तिदार हुआ करता था किस जगह का, तो सर ये इख्तिदार हुआ करता था बठिंडा। और बठिंडा आपका कहां पर रहेगा, पंजाब के अंदर। तो सर इसने क्या किया कि पंजाब के बठिंडा के अंदर विद्रोह कर दिया। और बेटा 1240 के अंदर ध्यान से समझना, 1240 के अंदर एक विद्रोह होगा जिस विद्रोह का नाम क्या होगा, अल्तुनिया का विद्रोह। 1240 के अंदर एक विद्रोह होगा जिस विद्रोह का नाम क्या होगा, अल्तुनिया का विद्रोह। अल्तुनिया ने क्या किया,
अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर यानी कि स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और अपने आप को जब ये इंडिपेंडेंट रूलर या स्वतंत्र शासक जब इसने घोषित किया तो दिल्ली के अंदर ये बात पता चली रजिया सुल्तान को। जैसे ही रजिया सुल्तान को जब इस बात का पता चला तो रजिया सुल्तान इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान दिल्ली से चलकर और बेटा आएगी कहां पर, बठिंडा। रजिया सुल्तान दिल्ली से चलकर और ये पहुंचेगी बठिंडा। और जो अल्तुनिया का विद्रोह हुआ था, इस अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सर जैसे ही रजिया सुल्तान जब आएगी, रजिया सुल्तान आई और रजिया सुल्तान अपने साथ किसको लेकर आएगी, रजिया सुल्तान अपने साथ लेकर आई सर किसको, याकूत खान को। अब जैसे ये पंजाब के अंदर जब रजिया सुल्तान जब पहुंची पंजाब के बठिंडा में, तो सबसे पहले जब ये विद्रोह जब चल रहा था तो बेटा अल्तुनिया ने सबसे पहले याकूत खान की क्या कर दी, हत्या। और जैसे याकूत खान की हत्या की तो दिल्ली के अंदर इस रजिया सुल्तान का एक भाई हुआ करता था, जिस भाई का नाम हुआ करता था, रजिया सुल्तान का भाई हुआ करता था जिसका नाम था बैराम शाह। ध्यान से समझना इस बात को कि सर रजिया सुल्तान का एक भाई था जिस भाई का नाम क्या था, बैराम शाह। और जैसे ही अल्तुनिया ने जब याकूत खान की हत्या की तो दिल्ली के अंदर खुशी का ठिकाना नहीं रहा बैराम शाह को। बैराम शाह को यह लगा कि जिस तरीके से अल्तुनिया ने याकूत खान की हत्या की है, ये अभी लगते हाथ यानी कि रजिया सुल्तान की भी क्या कर देगा, हत्या। और उसी दौरान बैराम शाह को जब खुशी का ठिकाना नहीं रहा तो बैराम शाह ने अपने आप को दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का अगला सुल्तान क्या कर दिया, घोषित। और गुलाम वंश का जब अगला सुल्तान जब इसने घोषित किया तो उसी दौरान यहां पर जो पंजाब के अंदर जो घटना चल रही है तो उस कहानी के अंदर ट्विस्ट आएगा, उसमें मोड़ आएगा। अल्तुनिया ने क्या किया कि रजिया सुल्तान के सामने कंडीशन रखी। रजिया सुल्तान से ये कहा कि या तो आप मेरे से शादी कर लीजिए, या फिर इसने कहा कि या फिर आप दिल्ली सल्तनत को मेरे प्रति समर्पित कर दीजिए। अब दोस्तों दोनों जो कंडीशन हुआ करती थी तो दोनों कंडीशन में जो फायदा था वो किसको था, अल्तुनिया को। लेकिन रजिया सुल्तान डायरेक्टली किसी भी कीमत पर अल्तुनिया को दिल्ली सल्तनत को समर्पित करना नहीं चाहती थी। तो रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ क्या कर लिया, विवाह। और जब रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया के साथ विवाह किया तो बेटा दिल्ली के अंदर दूसरी घटना घट चुकी है, क्योंकि इसका जो भाई हुआ करता था बैराम शाह, इसने अपने आप को अगला सुल्तान क्या कर दिया था, घोषित। रजिया सुल्तान अपने साथ अल्तुनिया को लेकर पंजाब के बठिंडा से चलेगी। और जब पंजाब के बठिंडा से जब ये दिल्ली की तरफ चलेंगे तो इस साइड जो बैराम शाह हुआ करता था, इस बैराम शाह ने दिल्ली से जो दल चालीसा के जो 40 लोग हुआ करते थे, जो हमने पढ़ा था इल्तुतमिश के द्वारा जो तुर्कान चैलगानी नाम का जो संगठन बनाया गया था, तो दल चालीसा के 40 लोगों को रवाना किया और कहा बैराम शाह ने कि बीच रास्ते के अंदर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की क्या कर दी जाए, हत्या। और जब ये बात आई तो दल चालीसा के 40 लोग दिल्ली से रवाना होंगे और इस साइड अल्तुनिया और रजिया सुल्तान दोनों पंजाब के बठिंडा से चलेंगे दिल्ली की तरफ। लेकिन बेटा जब ये रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों जब दिल्ली की तरफ जाएंगे तो बीच रास्ते के अंदर हरियाणा में एक स्थान आएगा जिस स्थान का नाम क्या होगा, कैथल। और सर ये जो कैथल नाम का जो स्थान हुआ करता था, यहाँ पर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया जो हुआ करते थे, दोनों के दोनों रजिया सुल्तान और अल्तुनिया जो हुआ करते थे, इन दोनों के द्वारा कैथल के अंदर रात्रि के समय विश्राम गृह लगाया हुआ था। और जब रात्रि के समय यहाँ पर जब विश्राम गृह लगाया हुआ था तो इस साइड दिल्ली से दल चालीसा के 40 लोग पहुंचेंगे। और इन दल चालीसा के 40 लोगों ने जहां पर अल्तुनिया और रजिया सुल्तान ने जो विश्राम गृह लगाया हुआ था तो इसी की घेराबंदी कर दी। और इसी के साथ साथ यहीं पर कैथल के अंदर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। इसके ऊपर एक फेमस सॉन्ग भी बना था कि रजिया गुंडों में फंस गई, है ना। तो कहने का अर्थ कि कैथल के अंदर, कैथल वो स्थान था जहां पर रजिया सुल्तान और अल्तुनिया दोनों के दोनों को दल चालीसा के 40 लोगों के द्वारा घेर लिया गया और उसी दौरान रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की क्या कर दी गई, हत्या। तो बेटा जैसे ही 1240 के अंदर रजिया सुल्तान की जब हत्या की जाएगी, रजिया सुल्तान की जब हत्या की जाएगी तो रजिया सुल्तान की हत्या के बाद दिल्ली सल्तनत के अंदर इस गुलाम वंश के अंदर
अगला जो सुल्तान बनेगा तो उस सुल्तान का नाम क्या होगा? बैराम शाह। दिल्ली सल्तनत का अगला जो सुल्तान बनेगा तो उस सुल्तान का नाम क्या होगा? बैराम शाह। और यही बैराम शाह रूल करेगा 1236 से लेकर 1240 से लेकर 1242 तक। तो अब हम चलिए अब हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? बैराम शाह के बारे में। लेकिन कुछ बातों को आप और समझना। रजिया सुल्तान की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया रजिया सुल्तान की जो मृत्यु होगी तो वो किस स्थान पर होगी? कैथल। तो बेटा आपसे क्वेश्चन करेगा रजिया सुल्तान का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा, तो रजिया सुल्तान का जो मकबरा आपका रहेगा तो ये आपका कहां पर रहेगा? कैथल के अंदर। रजिया सुल्तान का जो मकबरा आपका रहेगा तो ये आपका कहां पर रहेगा? कैथल के अंदर रजिया सुल्तान का मकबरा रहेगा। एक बार फटाफट आप एक बार इसको देखें। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पीछे जितनी भी बातें हमने की है उसमें किसी प्रकार का किसी को कोई डाउट हो रजिया सुल्तान के बारे में जो हमने पढ़ा है, तो रजिया सुल्तान के बारे में किसी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है क्या सारी बातें? फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे, अगले टॉपिक की अब हम चर्चा करेंगे या अगले सुल्तान के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। चलिए भाई, तो बेटा नेक्स्ट अब अगर हम बात करें सर, अगला जो सुल्तान बनेगा तो उस सुल्तान का नाम होगा बैराम शाह। अगला जो सुल्तान बनेगा तो उस सुल्तान का नाम क्या होगा? बैराम शाह। और सर बैराम शाह जो रूल करेगा तो ये रूल करेगा 1240 से लेकर 1242 तक। 1240 से लेकर और ये कब तक रूल करेगा? सर ये रूल करेगा 1242 तक। देखना भाई इसके बारे में अगर हम बात करें, जब बैराम शाह जब दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश की जब गद्दी पर बैठा तो इसने सोचा कि ये दल चालीसा के जो 40 लोग हैं, क्यों ना इन 40 लोगों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति की क्या की जाए? नियुक्ति की जाए। तो इसने सोचा कि जो दल चालीसा के जो 40 लोग हैं उनको सुल्तान तो कंट्रोल करता ही करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मीडिएटर के रूप में सुल्तान के और इन 40 गुलामों के दल के ऊपर एक सदस्य होना चाहिए। तो बैराम शाह जब इन दल चालीसा के 40 लोगों को कंट्रोल करने के लिए इसी ने बेटा एक पद बनाया था। बैराम शाह के द्वारा एक पद बनाया गया था जिस पद का नाम क्या था? नायाब ए मुमलकात। इसके द्वारा एक पद बनाया गया था जिस पद का नाम क्या था? नायाब ए मुमलकात। नायाब ए मुमलकात का अर्थ हुआ करता था कि सर ये 40 गुलामों का जो दल है, तुर्कान ए चैलगानी नाम का जो संगठन है, इस तुर्कान ए चैलगानी नाम के संगठन की देखरेख या इन पूरे 40 गुलाम हुआ करते थे, इन सब का जो मुखिया होगा वो आपका क्या कहलाएगा? नायाब ए मुमलकात। और बेटा सबसे पहला जो नायाब ए मुमलकात जिस व्यक्ति को बनाया गया था तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? एतगिन। ये भी आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला जो नायाब ए मुमलकात जो बनाया गया था तो वो किस व्यक्ति को बनाया गया था? तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? एतगिन। एतगिन नाम का जो गुलाम हुआ करता था इसी को ही सबसे पहला नायाब ए मुमलकात बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट अब अगर हम बात करें सर 1242 या 1242 के अंदर मंगोलों का भारत में दूसरा आक्रमण होगा। सेकेंड अटैक ऑन मंगलोइड्स इन इंडिया। मंगोलों का भारत में दूसरा आक्रमण, मंगोलों का भारत में दूसरा आक्रमण। हमने पढ़ा था भाई मंगोलों का भारत में जो सबसे पहला जो आक्रमण हुआ था वो 1221 के अंदर हुआ था। और सर मंगोलों का अब भारत के अंदर जो दूसरा आक्रमण होगा वो कब होगा? 1242। कहने का अर्थ कि सर जब मंगोलों का भारत में दूसरा आक्रमण हुआ तो इस समय पर जो सुल्तान हुआ करता था तो उस सुल्तान का नाम क्या होगा? बैराम शाह। अच्छा बेटा मैंने आपको ये बताया था कि चंगेज खान जब भारत में आक्रमण करने के लिए आया था, चंगेज खान जब भारत में आक्रमण करने के लिए आया था तो चंगेज खान के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई थी
इसने इल्तुतमिश के पास जब पत्र लिखा था तो इल्तुतमिश से ये बात कही थी कि मैं जलालुद्दीन मंगबरनी की हत्या करके सिंध प्रांत से वापस लौट जाऊंगा, और अगर आपने उसकी मदद करने की कोशिश की तो मैं दिल्ली पर भी अटैक करूंगा। लेकिन जब इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मंगबरनी की मदद नहीं की थी तो चंगेज खान ने भी अपने वादे को निभाया था, और चंगेज खान जो हुआ करता था ये सिंध प्रांत से क्या कर गया था, वापस लौट गया था। इसने दिल्ली सल्तनत के ऊपर किसी प्रकार का कोई अटैक या कोई आक्रमण नहीं किया था। तो अब क्या होगा सर, जब मंगोलों का भारत में दूसरा आक्रमण हुआ था तो अब की बार मंगोलों की सेना ने कहां पर आक्रमण किया था, तो मंगोलों की सेना ने इसी के साथ साथ आक्रमण कर दिया था, कहां पर, दिल्ली। तो अब आप इस बात को ध्यान से समझेंगे कि सर ये मंगोलों का जो भारत में आक्रमण हुआ था ये मंगोलों का भारत में दूसरा आक्रमण था, लेकिन मंगोलों का दिल्ली में कौन सा आक्रमण होगा, तो आपका आंसर क्या होगा सर, दिल्ली में तो ये पहला आक्रमण होगा। तो दोनों ही बातें अलग अलग हैं। मंगोलों का भारत में दूसरा आक्रमण 1242 में, लेकिन दिल्ली में मंगोलों का दिल्ली में जो पहला आक्रमण हुआ था वो 1242 के अंदर, ये दिल्ली में पहला होगा, लेकिन भारत में कौन सा होगा, दूसरा होगा। अब सर जब मंगोलों का भारत में जब ये दूसरा आक्रमण हुआ था 1242 के दौरान, 1242 के अंदर जब मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ तो मंगोलों के दूसरे आक्रमण के दौरान जब ये घटना घटी तो इस दौरान बैराम शाह जो है वो गुलाम वंश की गद्दी को छोड़कर भाग गया, यानी कि ये घबरा गया, ये डर गया। जब मंगोलों का भारत में आक्रमण हुआ तो उसी दौरान कहा गया कि भाई ये कैसा सुल्तान है, जैसे ही अटैक हुआ ये तो गद्दी को ही छोड़कर भाग गया। तो इसीलिए इस बैराम शाह को 1242 के अंदर सुल्तान की गद्दी से हटा दिया, और उसके बाद दिल्ली सल्तनत के अंदर इस गुलाम वंश के अंदर अगला जो सुल्तान बनाया गया तो उस व्यक्ति का नाम होगा मसूद शाह। और बेटा ये जो मसूद शाह होगा, मसूद शाह रूल करेगा सर कब से कब तक, तो बेटा ये रूल करेगा 1242 से लेकर 1246 तक। मसूद शाह जो भारत में रूल करेगा तो ये रूल करेगा 1242 से लेकर 1246 तक। अब हम अगले सुल्तान के बारे में चर्चा करेंगे, और अगला जो सुल्तान आपका रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, मसूद शाह, जो रूल करेगा सर 1242 से लेकर 1246। अच्छा, इसके बारे में अगर हम बात करें तो सर मसूद शाह के बारे में ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंस काम नहीं है या कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको अगला रूलर भी बता सकता था, लेकिन ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर कई बार क्या करता है कि एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग पूछ लेता है। कोई भी 4 शासक दे देगा और उन 4 शासक के नाम देकर और पूछ लेगा कि इनको सही क्रम से लगाइए, पहले कौन सा रूलर आया, उसके बाद कौन सा रूलर आया, और उसके बाद कौन सा रूलर आया, ऐसे करके, यानी कि किसी भी 4 या 3 या 5 शासक के नाम दे देगा और क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग यानी कि इनको सही क्रम के अंदर लगाइए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कब कौन सा शासक आया था। तो ध्यान रखेंगे, बैराम शाह के बाद अगला जो शासक आएगा, अगला जो शासक बनेगा वो आपका कौन बनेगा, मसूद शाह बनेगा। अब बेटा इसके बाद मसूद शाह के बाद 1246 के बाद नेक्स्ट अगला सुल्तान फिर आप समझेंगे, अगला जो शासक बनेगा, अगला जो सुल्तान बनेगा वो आपका कौन बनेगा, मसूद शाह के बाद अगला जो बनेगा तो उस व्यक्ति का नाम होगा नसरुद्दीन महमूद। और नसरुद्दीन महमूद जो रूल करेगा तो ये रूल करेगा 1246 से लेकर 1265 तक। नसरुद्दीन महमूद रूल करेगा 1246 से लेकर 1265 तक। अच्छा, अब इस बात को ध्यान से समझना बेटा, नसरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1265 तक रूल करेगा, इसका भी कोई खास वर्चस्व दिल्ली सल्तनत में या गुलाम वंश के अंदर इसका भी कोई खास वर्चस्व नहीं रहा। तो अब अगर हम बात करें बेटा इसके बारे में, आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना है कि नसरुद्दीन जो महमूद हुआ करता था इसके दरबार के अंदर एक व्यक्ति कार्य करेगा जिस व्यक्ति का नाम होगा
इसका एक सेनापति या इसका दरबार में, इसके दरबार में एक व्यक्ति काम करता था जिस व्यक्ति का नाम था बलबन। और बेटा बलबन जो हुआ करता था तो इसने बलबन को एक उपाधि दी थी जिस उपाधि का नाम क्या था, उलूग खान। और उलूग खान का अर्थ होता है कि सबसे अच्छा लड़ाका, सबसे अच्छा जो फाइटर होता है उसको उपाधि दी जाती थी, किसकी, उलूग खान की। तो बलबन को उपाधि मिली हुई थी किसकी, उलूग खान की। उसके बाद बेटा जब ये नसरुद्दीन महमूद जो हुआ करता था ये सिर्फ और सिर्फ एक नाम का सुल्तान हुआ करता था। प्रैक्टिकली जितने भी कार्य किया करता था, ध्यान से समझेंगे, प्रैक्टिकली जितने भी कार्य किया करता था तो वो आपका कौन करता था, बलबन। तो इसलिए प्रैक्टिकली जब सारे के सारे कार्य बलबन क्या करता था, लेकिन नाम का सुल्तान कौन हुआ करता था, नसरुद्दीन महमूद। अब जो घटना घटेगी तो घटना क्या घटेगी इस बात को समझना। 1265 के अंदर, 1265 के अंदर नसरुद्दीन महमूद की हो जाएगी मृत्यु। और जब नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हुई तो उसके बाद ये जो बलबन हुआ करता था, तो बेटा बलबन एक तरीके से महत्वाकांक्षी व्यक्ति हुआ करता था। बलबन भी चाहता था ये दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश की गद्दी पर बैठना चाहता था या गुलाम वंश का शासक बनना चाहता था। और इसी वजह से नसरुद्दीन महमूद के बारे में एक आ जाता है कि नसरुद्दीन महमूद ने अपनी बेटी की जो शादी थी वो अपनी बेटी की शादी की थी किसके साथ, बलबन के साथ। और नसरुद्दीन महमूद की जब मृत्यु हुई 1265 के अंदर, 1265 के अंदर जब इसकी मृत्यु हुई तो इसी की मृत्यु के पश्चात बलबन ने नसरुद्दीन महमूद के जितने भी रिलेटिव हुआ करते थे उन सब की क्या कर दी, हत्या। और उन सब की हत्या करने के पश्चात इस दिल्ली सल्तनत के अंदर, इस गुलाम वंश के अंदर अगला फिर जो सुल्तान बनेगा तो उस सुल्तान का नाम क्या होगा, बलबन, है ना। तो अब अगले सुल्तान के बारे में हम चर्चा करेंगे और अगला जो सुल्तान होगा तो उस सुल्तान का नाम होगा बलबन। और बेटा बलबन जो रूल करेगा तो ये रूल करेगा 1265 से लेकर 1287 तक, 1265 से लेकर 1287 तक। तो लेकिन अब बलबन की हम जो चर्चा करेंगे वो बलबन की चर्चा नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। यहां तक अगर किसी को किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है तो आप बेटा कमेंट करके मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके हर क्वेश्चन का जवाब आपको जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। और आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं आने दिया जाएगा। तो चलिए भाई आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं, समय की इजाजत हुई और समय आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और अगली क्लास के अंदर अब हम चर्चा करेंगे कहाँ से, बलबन से अब हम चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय, ओके।